नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आई एस स्टडी विद आर्यन पे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्याय 30वां, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार से संबंधित है। ये हमारे एम लक्ष्मीकांत जी की बुक का आपका चौथा भाग है। इसके अंतर्गत आपके 9 चैप्टर आते हैं। उसका आज पहला चैप्टर जो कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर से संबंधित है, वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम जो डिस्कस करेंगे वो राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी पद की शर्तें क्या होती हैं, पद की अवधि क्या होती हैं, शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, उनकी संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, जो स्टूडेंट यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए भी हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है? संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 5वें में, संविधान के भाग 6 में। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान का भाग आपका छठा था। छठे भाग में यह बताया गया है कि भारत में राज्यों में सरकार होगी। ओके दोस्तों, किसमें बताया गया? भाग छठे में। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए की गई है, और इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, यह व्यवस्था पहले जम्मू कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं की गई थी, परंतु दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो आपका 2019 में आया था, उसके द्वारा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में आपका संविधान का जो अनुच्छेद था 370 था, उसे हटा दिया गया और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया था। ओके दोस्तों, अब देखिए आप लोगों का अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019, 10 अगस्त 2019, 12 अगस्त 2019, 21 अगस्त 2019। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आपका 2019 यानी 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। इसके तहत दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों, हमारा आज का तीसरा प्रश्न, राज्य कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है राज्य कार्यपालिका में? राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल भी शामिल होते हैं यानी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर भी होते हैं और मंत्रिपरिषद भी होता है, और राज्य के महाधिवक्ता भी शामिल होते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों, हमारे उच्च न्यायालय के वो जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए राज्य के महाधिवक्ता की, तो इन्हें एडवोकेट जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न तीसरे में ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान के भाग छठे में आपकी राज्य में आपकी सरकार के संदर्भ में बात कही गई है। तो संविधान के भाग छठे के अनुच्छेद आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 153 से लेकर के 167। दोस्तों कौन सा? 153 से लेकर के 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। किसमें दोस्तों? दोबारा सुन लीजिए, संविधान के भाग छठे के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ओके दोस्तों, राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता दोस्तों, जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। देखिए दोस्तों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, ये तो आप लोग अभी तक समझ ही चुके होंगे। वे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो कार्यालय होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था? यानी कि जैसे कि एक आपका व्यक्ति है, वो आपका राजस्थान का भी राज्यपाल रहे, हरियाणा का भी राज्यपाल रहे, यानी कि एक व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाए, तो ये प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? पहले संविधान संशोधन द्वारा, दूसरे संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संविधान संशोधन द्वारा या 7वें संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
ये प्रावधान किया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है। राज्यपाल जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल को जनता द्वारा सीधे तो चुना ही नहीं जाता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से उसकी नियुक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको बिल्कुल सही दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1979 की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने 1979 में जो व्यवस्था करी थी उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है हम लोगों से। तो देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। ओके दोस्तों, यानी केंद्र सरकार के अधीन रोजगार के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या कहा गया कि जो आपका राज्यपाल का जो कार्यालय है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। तो दोस्तों जब ऊपर पहली बात उन्होंने ये कह दी कि केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, तो ये पॉइंट कैसे सही हो सकता है कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। तो दोस्तों ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत दे रखा है। पहला दूसरा पॉइंट हमारा सही है और बाकी का आपका तीसरा गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा तीसरा कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7, संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ताएं निर्धारित नहीं की थी। यानी कि दोस्तों योग्यताएं संविधान में भारत के राज्यपाल के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया था, बाकी की योग्यता बाद में जोड़ी गई थी। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया था। ओके दोस्तों, तो कौन कौन सी योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया था। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसे बाहरी होना चाहिए यानी कि वह राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है तो उसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ना बनाया जा करके आपके राजस्थान का बनाया जा सकता है, हरियाणा का बनाया जा सकता है, पंजाब का बनाया जा सकता है, मगर उसका गृह राज्य है यानी कि स्टेट जिस राज्य में वो रहता है उससे संबंधित है, उस राज्य में उसको राज्यपाल ना बनाया जाए। ओके दोस्तों, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे। यानी कि किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होता है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान में कौन कौन सी अहर्ताएं यानी योग्यता निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये दोनों अहर्ताएं यानी कि योग्यताएं भारत के यानी कि संविधान में राज्यपाल के संदर्भ में आवश्यक रूप से की गई हैं। यानी कि उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद दो अन्य परंपराएं जुड़ी थी। एक ये कि उसे अपने ही स्टेट यानी कि उस राज्य संबंधित नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य संबंधित होना चाहिए। दूसरी ये कि राष्ट्रपति को चाहिए कि वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों नहीं है की बात कर रहा है तो ये दोनों तो संविधान में दे रखी हैं और नीचे की दो ये बाद में ऐड की गई हैं, तो तीसरी चौथी यहाँ पर गलत मानी जाएगी। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, राज्यपाल के पद की शर्तों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त असत्य है। राज्यपाल के पद की शर्तों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे असत्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? असत्य है। राज्यपाल के पद की शर्तों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त असत्य है यानी गलत है। उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य एवं वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हर पोस्ट के लिए आवश्यक माना जाता है कि वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए यानी कि बड़ी पोस्टों के लिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए यदि वह व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं, यानी कि वो दोनों राज्य मिलकर के प्रदान करते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि ये पॉइंट भी आपका सही है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं।
कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम किया जा सकता है। दोस्तों कार्यकाल के दौरान तो राज्यपाल या राष्ट्रपति की किसी की भी आपकी जो भत्ते होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। ओके दोस्तों, यानी किसी प्रकार से उनको कम नहीं किया जा सकता। यहाँ कम किया जा सकता है लिखा हुआ है ना, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत दे रखा है, उसको कम नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर चौथी की अगर बात की जाए, पॉइंट नंबर चौथा कहता है बिना किसी किराए के उसे राजभवन यानी कि आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, बिना किसी किराए के उसे आधिकारिक निगम उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होता है। ओके दोस्तों, वह हर प्रकार के भत्तों के लिए, विशेष अधिकारों के लिए, इन सब के लिए अधिकृत माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है एवं यह कब बढ़ाया गया था? 36,000 सन 2006 में बढ़ाया गया था, या 1,10,000 रुपये सन 2008 में बढ़ाया गया था, या 1,00,000 सन 2004 में बढ़ाया गया था? निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये होता है, और इसे सन 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36,000 से बढ़ाकर के 1,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। 2008 में हमारी भारतीय संसद ने राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को? तो दोस्तों राज्यपाल अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ओके दोस्तों, किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। और दोस्तों राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। और राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा होती है दोस्तों, और ना ही कार्यकाल की निश्चिंतता होती है। जब उसे राष्ट्रपति चाहे तब उसे वो वापस बुला सकता है किसी भी समय। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यपाल की शक्ति नहीं है। तो दोस्तों राज्यपाल की शक्ति क्या नहीं है? कार्यकारी एवं विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ? तो दोस्तों सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, ना कि राज्यपाल को। बाकी की जो शक्तियाँ दे रखी, कार्यकारी और विधायी, वित्तीय, आपकी न्यायिक, ये सारी शक्तियाँ हमारे राज्यपाल की शक्तियाँ मानी जाती हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए दोस्तों, हमारे भारत के जो राज्यपाल होते हैं विभिन्न स्टेटों के, उन्हें काफ़ी सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कार्यकारी शक्तियों की बात कर रहा है। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत कौन सी शक्ति नहीं आती है, कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? ओके दोस्तों, तो देखते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। दोस्तों औपचारिक रूप से राज्यपाल की मोहर लगकर ही राज्य के सारे कार्य होते हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य राज्यपाल का होता है, लेकिन उन्हें हटाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नियुक्त कौन करता है? हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य राज्यपाल का होता है, और हटाने का कार्य आपका राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान नहीं लिया हो, यानी कि कोई कार्रवाई ना की हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग भी कर सकता है। ये अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है कार्यकारी शक्तियों के तहत। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करने का कार्य राज्यपाल का होता है, ना कि राष्ट्रपति का, और उसका पारिश्रमिक तय करता है, यानी वेतन तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब तक राज्यपाल चाहे तब तक व्यक्ति महाधिवक्ता रह सकता है। ओके दोस्तों, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये जो कार्य दिया गया है आपका रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का विधानसभा के समक्ष, ये राज्यपाल करता तो है, परंतु ये इसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि दोस्तों ये इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। कौन सी शक्तियों के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ हमारा 5वां पॉइंट जो है विकल्प गलत दे रखा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 13,
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखी जाने वाली परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार करने के लिए राज्यपाल रख लेता है। तो उन परिस्थितियों के संबंध में विचार कीजिए। कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको ऐसी परिस्थितियों होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता है। देखिए, अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रख लेता है। या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध आपका कोई पारित हुआ है तो राज्यपाल उसे स्वयं पारित न करके राष्ट्रपति के लिए रख लेता है विचारार्थ। देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो या वह विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो। दोस्तों, देश के व्यापक हित पर जिसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो या राष्ट्रीय महत्व विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तो राज्यपाल उस प्रस्ताव को पास न कर राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेता है। संविधान के अनुच्छेद 31 का के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद का के तहत अगर कोई विधेयक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है उसे भी भारत का यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे के सारे कथन ही सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए, राज्यपाल को प्राप्त वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सी वित्तीय शक्ति हमारे राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। 14 में क्वेश्चन देखिए, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। दोस्तों, ये सुनिश्चित करने का कार्य राज्यपाल का ही होता है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में अपनी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यसभा यानी कि राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। धन विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल की पूर्व सहमति आवश्यक है राज्य विधानसभा प्रस्तुत करने से पहले। ओके दोस्तों, देखिए, बिना किसी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। किसी प्रकार के अनुदान की मांग करने से पहले आपको राज्यपाल की सहमति लेनी ही होगी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति हर 5 साल बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो दोस्तों, यानी कि वित्त आयोग का गठन करने का कार्य भी हमारे राज्यपाल का होता है। अब देखिए, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्र अवसान और विघटित कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ये जो सारी की सारी यहाँ पर दे रखी हैं कि वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत सत्र अवसान कर विघटित कर सकता है। तो दोस्तों, ये शक्ति भी इसकी ये जो शक्ति आपकी दे रखी है ये आपकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों, ये आपकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। यानी कि राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों के तहत विधानसभा के सत्र को आहूत भी कर सकता है, सत्र अवसान भी कर सकता है और विघटित भी कर सकता है। बाकी जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये राज्यपाल को प्राप्त उसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वित्तीय शक्तियों के अंतर। और विकल्प 5वां इसकी राज्यपाल को प्राप्त विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, यानी कि 5वां विकल्प यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कौन सी न्यायिक शक्ति भारत के यानी भारत के विभिन्न राज्य के राज्यपालों को प्राप्त नहीं होती है। देखिए, किसी विधि के विरुद्ध या अपराध के लिए दोषी ठहराएगा किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रावलंबन कर सकता है, विराम यानी कि रोक सकता है, और अथवा किसी को कोई दंडादेश दिया गया उसको निलंबित कर सकता है। ओके दोस्तों, या फिर किसी की सजा को लघुकरण की शक्ति उसे होती है, कम करने की शक्ति भी उसके पास होती है। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार भी कर सकता है। ओके दोस्तों, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार भी रखता है। तो दोस्तों, फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार ओनली भारत के राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति कर सकता है, यानी ट्रांसफर भी कर सकता है जिला न्यायाधीशों का, उनकी पोस्ट को अपग्रेड कर सकता है, यानी कोई मजिस्ट्रेट है तो उसे जज बना सकता है। ओके दोस्तों, ये सारे अधिकार ये सारी शक्तियों से न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, राज्य की संवैधानिक शक्ति के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय सम्मिलित करते हुए कूट मिलान कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं, अनुच्छेद 154 हमें यह बताता है कि राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो हमारे राज्यपाल में निहित होंगी। क्या बताता है दोस्तों? जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। इस बात को कौन बताता है दोस्तों? हमें अनुच्छेद 154 इस बात की हमें जानकारी देता है। अब बात की जाए अनुच्छेद 163 की, तो अनुच्छेद 163 इस संदर्भ में आप लोगों को बता दूं दोस्तों,
अनुच्छेद 163 हमें यह बताता है कि विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। यानी विवेकाधिकार के कार्यों के अलावा अपने किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल को पाबंद है, यानी कि बाध्य है कि वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह ले। ये प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में क्या बताया गया दोस्तों? राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। किसकी होगी दोस्तों? सामूहिक जिम्मेदारी होगी राज्यपाल की भी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा उपबंध किया गया था? तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो उपबंध किया गया है वो उपबंध आपका अनुच्छेद 233। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 233। अब बात की जाए अनुच्छेद 217 की। दोस्तों अनुच्छेद 217 में राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना, यानी कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी मामला उस पर राष्ट्रपति की सलाह लेने के लिए जो उपबंध किया गया है वो आपका अनुच्छेद 217 है। अब अनुच्छेद 200 की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों विधेयक पर सहमति, यानी कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना आपके अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उपबंध के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद आपके 153 की बात करें तो राज्य में राज्यपाल होगा, इस बात का उपबंध अनुच्छेद 153 करता है। और दोस्तों जस्ट इससे अनुच्छेद को एक आगे बढ़ा दिया जाए, अनुच्छेद 154 यानी कि 154, तो राज्य की कार्यपालक शक्ति के उपबंध इसके संदर्भ में है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में है। और अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है। ओके दोस्तों, देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष? तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष हमारा राज्यपाल होता है। देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ये चीज़ आपका डबल प्रश्न यहाँ पर टाइप हो गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग के बिना हटाया नहीं जा सकता, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं, और भारत के राज्य के राज्यपाल को। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों के लिए बता दूं, भारत के राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, बाकी सबको हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? अधिशासी प्रधान कौन होता है भारतीय संविधान के अनुसार? राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, ये किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है दोस्तों, पदावधि 5 वर्ष तक ही मानी जाती है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो पद मुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट गलत दे रखा है, क्योंकि राज्यपाल को वापस बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके दोस्तों, विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यहाँ पर तीसरा आपका विकल्प गलत दे रखा है। तो दोस्तों आज जितने भी महत्वपूर्ण राज्यपाल यानी कि हमारे स्टेटों के गवर्नर से संबंधित बनते थे मैंने आप लोगों को बता दिए। आज की हमारी वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने का रीज़न कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और कोई भी सुधार आप हमारी वीडियोज़ में चाहते हैं तो आवश्यक रूप से कमेंट बॉक्स में बताएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जिससे उन स्टूडेंटों का भला हो सके जो अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें हिंदी माध्यम कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।